नमस्कार। चैनल हिंदी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के इतिहास का वाचन कर रहे थे। आगे का पेज। रीति काल के भीतर रीतिबद्ध जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला है। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर ही पूर्व उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएंगे तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। इस प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बद्ध चलाने के पहले ये देखना आवश्यक है प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का एक प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में समान रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथ की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचन करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला। रीति काल के संबंध में दो बातें और कहनी है। इस काल के कवियों के परिचय आत्म विद्रोह की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और विषय ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना था। अंत कवियों की परिचयात्मक विवरण मैंने प्रिय बंधु विनोद से ही लिए हैं। कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर दीनदयाल गिरि, रामसराय और रसिक गोविंद के विवरणों में यदि कुछ कवियों के नाम छूट जाएं या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए उतने ही जरूरी से ज़्यादा मालूम हो रहे हैं। रीति काल या और किसी काल के कवियों के साहित्य विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए वे दिग्दर्शन मात्र के लिए है। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ता है, पर वह भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। ये अवश्य है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ बाधक कहा है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्य की घटना है, इसीलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ता है। मेरे विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनुरूपता का विकास हुआ है उनको आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक भला भूल लेना ही समझ पड़ता था। पर जीना माना वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते किया गया है। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी से या भूल से छूट गए होंगे इसके लिए तथा उससे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना है। जैसे पहले कहा जा चुका है कि ये पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी, इससे इसका रूप जो मैं रखना चाहता था वे भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका। कवियों और लेखकों के नाम उल्लेख के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य
का ये इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। इसे अलग पुरस्कार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं। विशेष आदि और अंत में आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचना भी ले गई है, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जा रही हैं। कवि परंपराओं के बीच प्रचलित जनश्रुति कहीं ऐसी भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई है जो अपभ्रंश में ही, जैसे कुमारपाल चरित और सारंगधर कीर्ति हमें रासों का पता नहीं, पर प्रकृति पेंगम सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर के युद्धों के वर्णन वाले कहीं बहुत ही ओजस्विनी पद्य छंदों के उदाहरण में मिले हैं। पूर्ण निश्चय हो गया कि एक गद्य सारंगधर के प्रसिद्ध हमीर रासों की ही हैं। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियों के वर्णन को पल्लिब इसलिए करना पड़ा, जिसमें उन प्रवृत्तियों की मूल का ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों का भी हो जाए और भी धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थन हो। मिसबंधुओं के प्रकांड कवि मिसबंधु का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्रिय उक्ति ग्रंथ से ही विवरण लिए। अंत आधुनिक काल शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परमश्री संकलनकर्ताओं को ध्यानवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तक की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशिष्ट संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी है। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास बीए की हिंदी कुमुद रत्नमाला, श्रीयुक्त पंडित रामनरेश त्रिपाठी की कविता कुमुदी तथा श्री योगी हरि जी की ब्रजमाधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली। अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभ प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा, उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र के पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए, पर न जाने आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है, न अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को आजकल वे एक बदमाशी समझते। इस कार्य में मुझे जो भूल हुई है, उसके सुधार की जो त्रुटियां रह गई हैं, उनकी पूर्ति की ओर जो अपराध बने पड़े हैं, उनकी क्षमा की पूरी आशा करके ही मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। काल विभाग। जब तक कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपराओं के साथ उनका सामंजस्य देखना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्तियाँ बहुत कुछ राजनीति, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती। अंत कारण स्वरूप इन्हीं परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में एक बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला आदिकाल, वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375।
पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल संवत 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900 तक, आधुनिक काल गद्यकाल संवत 1984 तक। यद्यपि इन कालों की रचना की विशेष प्रवृत्तियों के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है, पर ये न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचना होती ही नहीं थी। जैसे भक्तिकाल या रीतिकाल को ले तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिसमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से होगी जिस ढंग से वीरगता काल में हुआ करती थी। अंत प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशिष्ट प्रवृत्तियां सूचक उन रचनाओं को वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होती। पीछे संक्षिप्त में